हेलो नमस्कार। आप सभी भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो वही हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, उसी को कंटिन्यू करना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? तो पिछले क्लास का था अपना रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन कुल मिला के शुरू कर चुके थे हम लोग। तो रिफ्रैक्शन में ही कई सारा टॉपिक देख चुके थे, उसी को कंटिन्यू करना है। तो आज जो है अपना है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कहने का मतलब जो हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं उसी के बारे में पढ़ना अपने को। तो है हेडिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखना किसके जरिए? कोई एक ग्लास स्लैब के जरिए, थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसमें कुल मिला के होना क्या है वो देखा जाए। तो जैसे ये एक ग्लास स्लैब है अपने पास, ठीक है, इसके जरिए अपने को रिफ्रैक्शन देखना है। तो रिफ्रैक्शन देखने के लिए सबसे पहले लाइट को भेज दिया गया, ये लाइट गया इंसिडेंट, ये हम बना देते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे तो मालूम है क्या होगा, बेंडिंग होगा। किधर होगा बेंडिंग? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल कुछ ऐसा बेंड हो गया। फिर जब ये देखो हुआ क्या, लाइट ऐसे गया टुवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा बेंड हो गया नॉर्मल की तरह, फिर से मीडियम चेंज हो रहा, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो फिर से हम एक नॉर्मल यहाँ बना दें। अब किधर बेंड होना चाहिए? अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसा बेंड होना चाहिए। यही होना चाहिए प्रोसेस। और जब इसको कंटिन्यू करते, कहने का मतलब अगर ये स्लैब नहीं होता अपने पास तो लाइट कुछ ऐसा जाता। अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट अपने रास्ते पे जाता, ठीक है। तो ये जो अपने को पाथ का डिफरेंस देखने को मिला है, हम यही देखना चाहते हैं। ये जो रे है इंसिडेंट वाला, और ये जो रे है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। मतलब यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा इसको बोला जाएगा इंसिडेंट, तो एंगल बोल दिए आई। यहाँ से ये बाहर निकल रहा, इसको बोल दिए ई, इमर्जेंट रे करके ई हो गया। और यहाँ पे है ये रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये जितना एंगल बनेगा R1, वहाँ ये एंगल भी बनेगा R2 उतना ही, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हुआ। तो कुल मिला के जिस एंगल से एंटर किया वो हो गया इंसिडेंट, जिस एंगल से बाहर निकला वो हो गया इमर्जेंट, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एंगल हो गया R1 और R2। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ये डायग्राम हम समझ गए। हम जानना चाह रहे कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट तो ऐसे जाता, इस रास्ते पे जाता, लेकिन इस ग्लास स्लैब की वजह से इसके पाथ में चेंज आया, मतलब उसका पाथ ये वाला हो गया। तो इन दोनों में क्या रिलेशन, मतलब ये दोनों लाइन आपस में कैसा लाइन फॉर्म करता है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल बनेगा, यही सब अपने को जानना है पहले तो हम लोग वही जानने के सिलसिले में ये डायग्राम बना। अब डेफिनेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? डेफिनेशन कहने का मतलब इसके बारे में जो लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इनटू ग्लास स्लैब, कितने एंगल से? विथ एंगल आई वहाँ लिखे हम लोग फ्रॉम, और ये एंगल कैसे बना? नॉर्मल। और एक एंगल बना R1 एंड R1 इनसाइड ग्लास स्लैब as it passes through the slab. It makes an angle R2 with normal and E रिस्पेक्टिवली। तो दो एंगल बनाए R2 और E, जब पास कर गया तो ये सब कहानी लिख दी है। सब तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही लिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या देखने को मिलेगा, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ 2 बार अप्लाई होगा। तुम लोग को लग रहा है ऐसा 2 बार अप्लाई होगा? एक बार जब ये लाइट यहाँ से यहाँ एंटर के, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर के, एक बार स्नेल्स लॉ, और एक बार जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो स्नेल्स लॉ। तो नामकरण के हिसाब से हम यहाँ पे नामकरण इसका कर देते हैं AB। तो स्नेल्स लॉ एक बार अप्लाई करेंगे AB के लिए, एक बार अप्लाई करेंगे CD के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट AB में अप्लाई करें तो क्या देखने को मिलेगा? साइन I अपॉन में साइन R1 लिख देते हैं। यहाँ पे R1 एंगल है, क्या होता है? μ2 अपॉन में μ1। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका μ2 बोल देते हैं, इसका μ1 बोल देते हैं। देखो जो छोटा है वो एक एक करके लिखते भी चल रहे हैं। तो μ2 अपॉन में μ1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली
एट सी डी, ये सी डी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, साइन R2 अपॉन में साइन E इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 अपॉन में म्यू 2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये होगा। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या देखने को मिलेगा, साइन I अपॉन में साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R2 अपन में साइन E इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपन में म्यू 1 मल्टीप्लाई म्यू 1 अपन में म्यू 2। कुल मिला के ये पार्टी तो 1 आ गया। ठीक है, इतना तो पता ही होगा तुम लोग, ये दोनों कट गया क्योंकि R1 R2 इक्वल है। तो यहाँ आया साइन I अपन में साइन E, इसको उधर भेज दें तो क्या देखने को मिलेगा, साइन I इज इक्वल्स टू साइन E। एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा है तो क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है दोनों एंगल आपस में क्या बनाएगा, इक्वल। और अपने को पता है कि जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ले लें हम लोग, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मतलब लाइंस पैरेलल है, या फिर हम ऐसा करें लाइंस पैरेलल तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो वही बात तो यहाँ पे आ गया, एंगल इक्वल आ गया। अगर एंगल इक्वल आ गया तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो कहने का मतलब यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है या जो इमर्जेंट रे, द इमर्जेंट रे एग्जिट पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये देखने को मिलेगा अपने को कि जो इमर्जेंट रे था वो पैरेलल हो जाएगा किसके, इंसिडेंट रे के। तो यहाँ पे तो ये पता चल गया। अब इसी डायग्राम को एक और बार देखो, ये जो डायग्राम बनाया था कि जो इंसिडेंट रे आया था और जो इमर्जेंट रे निकला है, तो अगर इंसिडेंट रे सीधा चला जाता और ये जो इमर्जेंट रे है अपने पास, तो ये दोनों में कैसा रिलेशन आ रहा है अपने पास, पैरेलल। मतलब ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है, अब जब पैरेलल लाइन बनेगा तो इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है ना, डिस्टेंस। मतलब अगर ये स्लैब नहीं होता तो इस रास्ते पे जाता, लेकिन स्लैब की वजह से उसका शिफ्ट हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ये जो शिफ्टिंग देखने को मिला है रे में उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। और यहाँ पे जो डिस्टेंस इनके बीच में आया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दूरी कितना होगा, मतलब किसी भी रिफ्रैक्शन हम देखेंगे ऐसा तो हर बार अपने को दूरी देखने को मिलेगा। तो वो दूरी अगर अपने को कैलकुलेट करना है, निकालना, तो कैसे निकालेगा, तो अब इसी के बारे में अगला देखना है। तो अगला हेडिंग हो जाएगा लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं एडजस्ट कर लिया जाए। तो अगला हेडिंग है ब्लैक पेन से लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट क्या है, अभी हम बताएं कि जो डिस्टेंस सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग इसको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इज कॉल्ड लैटरल, या ब्रैकेट में लिख दो डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसिडेंट और इमर्जेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। अब इसी का डायग्राम देखना है, इसी के लिए अपने को कैलकुलेशन करना है। तो फिगर एक और बार बना दे ताकि समझ आए। तो ये हो गया अपना ग्लास लैब। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट लाइट, ये लाइट आ रहा, ये हो गया नॉर्मल। अभी जो लाइट आया है वो कहीं ना कहीं बेंड करेगा किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे बेंड करके गया। फिर ये हो गया अपने पास नॉर्मल, फिर बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना इसको चाहिए तो इस रास्ते पे, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। एंगल सब कहानी तुम लोग को मालूम है, ये होता है आई, ये होता है ई, ये होता है आर, इसको बोल देते हैं आर। R1 R2 होगा, लेकिन यहाँ पे R है, दोनों सेम होगा, ये भी पता है। अब हमको कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच का दूरी और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से बना देते हैं, ये इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे बना दिए। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है, ये यही दूरी अपने को निकालना है कि कितना डिस्टेंस होगा, इसको एक्स हम बोल दें। अब यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं। अब नामकरण देखना फिगर का, तो नामकरण के लिए इसको हम बोल देते हैं PQRS। स्लैब का नाम कर दिया PQRS, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ABCD।
तो इसको बोल देते हैं ए, ये जो पॉइंट है इसको बोल दिए ए, ये जो पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। ठीक है, ये कुछ हो गया। अब दो ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल ट्रायंगल अपना। देखो इसमें सारा खेल फिगर का है, फिगर बनाने समझ में आ रहा तो बहुत आसान है। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स ने तो दिक्कत करेगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं आसानी तरीके से करने का। तो ये है अपने पास ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है? जहाँ पे ये दिया हुआ है 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे ए सी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, तो सी डी परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल से इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी, ठीक है, और दूसरा है ए बी सी। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के पास कॉमन हाइपोटेनस है, और कॉमन हाइपोटेनस क्या है इन दोनों के बीच में? ए सी। ठीक है, इतना बात समझ आया होगा। अब हम लोग इस्तेमाल करें फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए सी का वैल्यू। ए सी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। वो भी निकाल रहे हैं कॉस आर, कॉस आर निकाल रहे हैं तो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस, यहाँ पे बेस हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो कॉस आर निकाले हैं तो ये देखने को मिला है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। अब नेक्स्ट पेज पे चला जाए। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब देखो, तो कॉस आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी मिला था, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू टी अपॉन में कॉस आर। अब ये टी कहाँ से है? ये जो टी है इसको हम थिकनेस बोलेंगे ग्लास स्लैब का। ठीक है, ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो टी से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कितना मोटा है ग्लास स्लैब। इसके हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? ए सी डी। ठीक है, इस ए सी डी में भी हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन आई आर का। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे तो साइन निकालना है, तो साइन के लिए कौन सा एंगल बनेगा? आई माइनस आर, क्योंकि टोटल एंगल था अपने पास आई, और आई में आर माइनस कर देंगे तो साइन आई माइनस आर के लिए हम लोग निकालेंगे। फिगर दिखा देते हैं एक और बार तुम लोग को, जिससे यही फिगर है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ए सी डी, ए सी डी। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल अगर निकालना है अपने को, ये वाला एंगल, तो टोटल एंगल तो आई बनता, इसमें से आर माइनस कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा आई माइनस आर बनेगा। तो इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करें साइन आई माइनस आर, और ये जो थिकनेस है इसका, इसी को हम लोग बोल रहे हैं टी। ठीक है, तो ये हो गया साइन आई माइनस आर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लें? रेशियो इस्तेमाल कर लें, तो वो क्या होगा? सी डी अपॉन में ए सी। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, वही कहानी, साइन आई माइनस आर, और सी डी की जगह पे एक्स निकालेंगे, क्योंकि इसी को तो फाइंड करना अपने को, मेन मकसद यही तो है। अब देखो एक्स तो आ गया, यहाँ से ए सी का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? टी अपॉन में कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो x का वैल्यू क्या मिल गया अपने को? एंगल से रिलेटेड ये कुछ मिल गया। अब एक और कहानी कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके कुछ देख लें। मतलब x का वैल्यू तो मिल गया अपने को एंगल रिलेटेड। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपन में साइन आर क्या होगा? म्यू टू अपन में म्यू वन। अब यहाँ पे साइन आई और साइन आर ही लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करते हैं। म्यू टू मतलब ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानते हैं, और एंटर कर रहा था एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो साइन आई कितना मिल जाएगा? म्यू साइन आर। मतलब अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या कर लेंगे? साइन आई को रिप्लेस कर देंगे किससे? म्यू साइन आर से। ये इसको इक्वेशन 3 बना दो। अब देखो एक और कहानी कर सकती है, एक और कहानी यहाँ से इस्तेमाल कर ले फ्रॉम इक्वेशन 2, या यहीं पे कर देते हैं इसको, यहीं पे दिख रहा होगा टी कॉस आर है। यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर ले साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
इज इक्वल्स टू एक्स। अब कॉस आर को मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा टी साइन आई माइनस टी कॉस आई साइन आर अपॉन में कॉस आर। तो ये कुछ एक और भी अपने पास रिलेशन मिल गया साइन आई कॉस आर से रिलेट करता हुआ, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा ज़रूरत पड़ेगा। अब डिपेंड करता है जैसा ज़रूरत पड़ रहा है, तो जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास लैटरल शिफ्ट, मतलब एक्स का वैल्यू निकाले, लैटरल शिफ्ट निकाल लिया। अब इसी में कंटिन्यू करते हुए एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। वो एक और चीज़ ये होगा कि अगर हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं, जैसे देखना तुम लोग सिक्का वगैरह को पानी में डालना, मतलब वो ऐसा लगेगा कि थोड़ा उठा हुआ है। उठा हुआ कहने का मतलब जो उसका रियल डेप्थ है और जो फील होगा और अपीयर होगा दोनों अलग अलग होगा। मतलब वो ऐसा लगेगा कि पानी में थोड़ा ऊपर हाइट तक बना हुआ है। किसी ग्लास में कॉइन को डाल के एक बार देखना ज़रूर तुम लोग, इससे आइडिया लगेगा। तो जो या फिर अगर कोई स्विमिंग पूल वगैरह तुम लोग देखा होगा पानी के अंदर है और तुम लोग पानी के बाहर, उसको अगर बाहर से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है वो चीज़। तो ये जो झूठा अपने को दिखाई देता है, एक और बात यहाँ पे बता देते हैं, जो भी झूठा फिनोमेना है वो जो रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब रियल में वो होता नहीं लेकिन अपीयर हो रहा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन का कहानी, और जो रियल में हो रहा है वो रिफ्लेक्शन का कहानी होता है। तो और जो अगला टॉपिक है अपना वही है रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। अब वो कैसे क्या होता है वो पहले समझ लिया जाए। सबसे पहले हेडिंग, ठीक है, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। अब इसमें होगा क्या, तो इसको हम एक कॉइन से ही समझेंगे। जैसे मान लो एक कंटेनर है अपने पास, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ, उस लिक्विड को हम लोग वाटर ही बोल देते, पानी भरा हुआ है इसमें। अब ये जो पानी भरा है इसको हम लोग बोल देते हैं टी हाइट तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब कोई कॉइन को अगर इसमें हम डालेंगे, वो कॉइन को हम मान लेते हैं यहाँ पे है, मतलब कॉइन को डालेंगे तो नीचे ही जाएगा पानी में, लेकिन वो अपीयर कहाँ होता है, थोड़ा ऊपर, उतना नीचे वो नहीं लगता है, वो लगता है थोड़ा ऊपर है, ये कॉइन थोड़ा ऊपर अपीयर होगा। तो ये जो रियल डेप्थ है उसका और ये जो अपीयर डेप्थ हो रहा है, इसी के बारे में अपने को जानना, रियल और अपेरेंट डेप्थ। तो ये जो अपीयर हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से अपने को सोर्स मानना पड़ेगा, 2 लाइट रे बनाना पड़ेगा। तो 2 लाइट रे बनाना है तो एक लाइट रे तो हम नॉर्मल बना देते हैं, ये नॉर्मल लाइट रे हो गया, ठीक है, जो इस सोर्स से जा रहा होगा। और देखो दूसरा लाइट रे क्या होगा ना, यहाँ से अपीयर हो रहा होगा और यहाँ से बेंड हो गया, कुछ ऐसा ही। यहाँ पे नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल को ब्लैक से बना देते हैं। लेकिन अगर रियल में बात किया जाएगा तो ये जो लाइट रे है वो तो यहाँ से आ रहा होगा ना, पेन को यहाँ कर दे, अरे यार ये जो है लाइट रे ये यहाँ से रहा होगा ऐसा करके, लेकिन अपीयर यहाँ से हो रहा है क्योंकि लाइट रे होता तो बेंड है, लेकिन अपने को बेंड होता हुआ दिखाई थोड़ी देगा यहाँ पे, वो जहाँ पे स्ट्रेट हम उसको मिलाएंगे। जैसे हम लोग क्या बात करें, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, जहाँ पे 2 लाइट रे को मिलाते हैं हम लोग, यहाँ पे मिलता है दोनों लाइट रे, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये रियल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन जब अपीयर हो रहा है वो यहाँ मिल रहा है अपीयरेंस में, तो अपने को कॉइन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अपीयरेंस की वजह से, ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे समझ आ रहा होगा, इसीलिए इसको रियल और अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो ये जो ऊपर से जितना इसका डेप्थ है, जितना अपीयर हो रहा है उसको डी बोल रहे हैं, जितना उसका रियल है उसको हम लोग टी बोल रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल शिफ्ट। जैसे उसमें लैटरल शिफ्ट आता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण कर लिया जाए, नामकरण के लिए ब्लैक पेन उठा लेते हैं। यहाँ पे नामकरण कर दिया ए, यहाँ नामकरण कर दिया बी। ये जो लाइट रे है ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा बाहर की तरफ। अब यहाँ पे जो होगा, ये जो लाइट रे गया है ये और ये दोनों कहीं ना कहीं अपने आँख में जाता है, ये अपना आँख, ठीक है, ऐसा मान लो, सुंदर सा आँख। अब ये आँख में जब लाइट रे एंटर कर रहा, ब्लैक से बनाना चाहिए था ना, ब्लैक से बना दिए।
जब आँख में लाइट एंटर करता है तो इमेज फॉर्मेशन होता है। अब देख लिया जाए एंगल के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। ये जहाँ पे इमेज बन रहा है उसको बोल देते हैं आई, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको बोल देते हैं ओ। नामकरण करें तो आई ओ करते अपने हिसाब से। एंगल अगर बात कर लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल, और ये तो ये इंसिडेंट बनेगा नॉर्मल, और बेंड होने के बाद रिफ्लेक्टेड बनेगा। तो इतना ये सब नामकरण समझ आएगा, और इसमें पानी भरा हुआ है। फिर से हम बता दें, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिगर समझ आ रहा है तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये कर सकते हैं। अब कहानी लिखा जाए, कहानी में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो है वो सब के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि क्या क्या है अपने पास। जो ए और बी है बहुत पास होगा पॉइंट, वही बात लिख दें, एक दूसरे के बहुत पास होगा, इसलिए ये जो दोनों रे है आँख में जा रहा, ठीक है। यहाँ पे जो बात हुआ वो लिख दें, बहुत पास में है तो दोनों रे आँख में जा रहा, तभी इमेज फॉर्मेशन हो रहा। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। जब ऐसा मीडियम आएगा तो पहला हथियार अपने पास स्नेल्स लॉ ही रहेगा। अब जब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे तो ये एयर है, ये मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं म्यू का वैल्यू 1, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं म्यू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई, देखो लाइट रे यहाँ से जा रहा है, उधर से नहीं आ रहा, इधर से जा रहा है, तो साइन आई अपन में साइन आर, म्यू 2 अपन में म्यू 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन आई अपन में साइन आर, म्यू टू कहने का मतलब सेकंड, मतलब ये 1 हो जाएगा, म्यू 1 कहने का मतलब ये हो जाएगा म्यू। तो ये उम्मीद करते हैं समझ आएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्राइंगल का, जैसे स्नेल्स लॉ से तो ये निकल है, अब यहाँ पे ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। एक ट्राइंगल है अपने पास ए आई बी, एक ट्राइंगल अपने पास ए ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करके आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी ट्राइंगल पहले ले रहे हैं हम लोग। इस ए ओ बी ट्राइंगल में हम निकालेंगे साइन आई का वैल्यू, वो निकलेगा ए बी अपन में ओ बी, ठीक, ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे निकालेंगे सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए आई बी, यहाँ पे निकालेंगे साइन आर का वैल्यू। क्यों आई और आर निकाल रहे पता ही होगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर सके हम ए बी अपन में आई बी, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को किस में इस्तेमाल कर लें, ए में, ठीक है, मतलब साइन आई की जगह पे ये रख दें, साइन आर की जगह पे ये रख दें, या फिर इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते हैं कि डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो भी तो अपने पास वही मिलेगा, साइन आई अपन में साइन आर, देखो, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे मिलेगा आई बी अपन में ओ बी, ये मिल गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा खेला होगा, आई बी कहने का मतलब ये है और ओ बी कहने का मतलब ये वाला लेना है, लेकिन आई बी जो है, आई बी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग आई ए से, क्योंकि बहुत पास है ये। तो यहाँ ए एंड बी आर वेरी क्लोज, ठंड का मौसम आ गया यार, सर्दी जुकाम हो जा रहा, तो उस हिसाब से आई बी को रिप्लेस कर देंगे आई ए से, और ओ बी को रिप्लेस कर देंगे ओ ए से, ठीक है। अब इन दोनों को रिप्लेस करके यहाँ पे देखा जाए पेज पलट के कि क्या क्या मिलेगा अपने को। ठीक है, एडजस्टमेंट डन। तो क्या मिल रहा है अपने को, साइन आई अपन में साइन आर इज इक्वल्स टू आई ए अपन में ओ ए, रिप्लेस करने के बाद ये, अब देखो साइन आई अपन में साइन आर, आई ए जो है उसको डी से रिप्लेस कर देंगे, जो ओ ए है उसको टी से, क्योंकि डी था अपीयर डेप्थ, टी था एक्चुअल डेप्थ। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन बी। अब एक इक्वेशन ए था, ये बी है, तो फ्रॉम ए एंड बी क्या देखने को मिलेगा, ए के जगह पे है ये चीज़ और बी की जगह पे डी अपन में टी। अब इसको अगर लिखा जाए, डी का वैल्यू निकालना, डी मतलब जो अपीयर डेप्थ है, अगर इसको निकाला तो टी अपन में म्यू आ गया। अब इसको लिख दिया जाए वर्ड्स में कि ये क्या है अपने पास,
तो डी है अपने पास अपीयर होने वाला डेप्थ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एपेरेंट डेप्थ, इज इक्वल टू टी है अपने पास एक्चुअल डेप्थ, और म्यू है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अगर यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी निकालना है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। तो ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर अपेरेंट डेप्थ निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है तो डेप्थ से निकाला जा सकता है। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए निकालेंगे नॉर्मल शिफ्ट, मतलब कितना ऊपर शिफ्ट हुआ था ना, नीचे था बॉटम में रियल डेप्थ, अपीयर ऊपर हुआ था, तो ये जो शिफ्टिंग था उसी को बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। तो उसी को अपने को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आगे। अब है अपने पास नॉर्मल शिफ्ट हेडिंग। नॉर्मल शिफ्ट में क्या बात की हमने, कितना शिफ्ट हो रहा है, इसको अगर हम लोग निकालना चाहें सिंपल फिगर देखेगा तुम लोग तो फिगर से समझ में आ जाएगा। टी माइनस डी कर देंगे तो नॉर्मल शिफ्ट निकल आएगा। टी माइनस डी, डी की जगह पे लिख देंगे टी अपॉन में म्यू, कोई दिक्कत, जो निकाले थे अभी हम लोग यहाँ पे टी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। ये अपने पास नॉर्मल शिफ्ट आ गया। मतलब अगर एक्चुअल डेप्थ दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो हम लोग नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब हम लोग बात कर ले इसी में और एक स्टेप आ गया। एक आता है अपने पास कंपाउंड मीडियम। कंपाउंड मीडियम क्या होता है, जैसे समझो कंपाउंड मीडियम, तो कंपाउंड मीडियम में हम लोग के पास क्या होगा, बहुत सारा लेयर हो जाएगा। जैसे मान लो ये अपने पास अभी हम लोग केवल पानी लिए थे, अब पानी के बजाय अपने पास 2-3 मीडियम हो जाए कुछ। ठीक है, जैसे मान लो किसी चीज़ को होना यहाँ चाहिए था, मतलब जिसको हम लोग बोल दिए ऑब्जेक्ट, लेकिन अपीयर यहाँ पे हो रहा है, जिसको हम लोग बोल दिए आई। ये जो शिफ्ट देखने को मिला इसको हम लोग बोल दिए एक्स, जिसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट बोल रहे थे एक ही बार में। लेकिन जब कई सारा मीडियम रहेगा अपने पास, कई सारा मीडियम, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। इसका μ1 हो गया, इसका μ2 हो गया, इसका μ3 हो गया, सबका थिकनेस अलग अलग हो जाएगा। इसका T1 हो गया, इसका T2 हो गया, इसका T3 हो गया। कहने का मतलब जैसे मान लो पानी है, ऑयल है, दोनों मिला के रखे हम लोग, और कोई एक जेल ले लिया, तीनों मिक्स करे रखे और उसमें किसी चीज़ को डाल दी, तो उस केस में 3 मीडियम हो गए, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, तीनों का थिकनेस अलग। तो उस केस में जहाँ पे इमेज अपीयर होगा उसी को निकालना अपने को। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, जिसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, एक्स ही को निकालना। तो इसी से रिलेट करते हुए निकालेंगे। तो टी क्या था, थिकनेस। तो यहाँ पे 3 मीडियम है तो पहले वाले का थिकनेस 1 माइनस 1 अपॉन में μ1, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन में μ2, प्लस T3 1 माइनस 1 अपॉन में μ3। तो कुल मिला के अगर अपने पास बहुत सारा मीडियम भी दे रखा है तो भी हम लोग शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो था वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा सा मेरे वॉइस में कमी आ गया होगा जरूर, क्योंकि छोड़ो जो भी हो कारण, बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताना भाई, हम कोशिश कर ही रहे अपने साइड से, बाकी तुम लोग भी कोशिश करते रहो। अब तो सारा फेस्टिवल है, अब बस ख़त्म ही हो गया है। अब पढ़ाई पे ध्यान देना है 2 महीना बढ़िया से। मेरा भी मतलब सिलेबस जो पढ़ा रहे वो भी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो जोर शोर से पढ़ाई पे लग जाओ ताकि अच्छा नंबर आ जाए, आगे फिर कुछ कर सके। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।